नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी लोगों का स्वागत है 60 मिनट 60 खबरों में। रुक करते हैं खबरों का। किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के नुमाइंदों की कमेटी के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। परसों एक बार फिर से आपको बता दें कि सरकार के बीच में और किसानों के बीच में बातचीत होनी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में किसानों की ओर से अलग अलग संगठनों के 35 नेता शामिल हुए। वहीं सरकार की ओर से 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि आज किसान यूनियन के नेता आए थे। तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। आज की वार्ता काफी सफल रही। परसों के चौथे चरण की वार्ता होगी। परसों किसान अपने मुद्दे लेकर आएंगे और उन पर चर्चा होगी। हमारा कहना था कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन किसानों ने कहा कि सबसे बात होनी चाहिए। हम किसानों की बात से भी कोई हमें आपत्ति नहीं है। हमारे किसान भाइयों से अपील है कि आंदोलन खत्म करें और बात करें। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर। वहीं किसान नेताओं ने बैठक के बाद कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। 3 अध्यादेश डेथ वारंट हैं। सरकार मसला नहीं हल करना चाहती है। सरकार चाहती है कि छोटी कमेटी बनाई जाए, लेकिन ये किसी एक संगठन की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। इसलिए ये संभव नहीं है कि सरकार छोटी छोटी कमेटी बनाकर आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। किसान नेताओं ने कमेटी के मुद्दे पर कहा कि कमेटी बना लीजिए, आप एक्सपर्ट भी बुला लीजिए, हम तो खुद एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम धरने से हटने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अभी इस पर और चर्चा होनी चाहिए। किसानों को कमेटी पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक कमेटी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है और कोई ठोस का बात नहीं निकालती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं अखिल भारतीय किसान महासंघ के अध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा कि आज की बैठक अच्छी रही। सरकार के साथ दिसंबर को अगली बैठक के दौरान हम उन्हें समझाएंगे कि कृषि कानून का कोई भी किसान समर्थन नहीं करता है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि तस्वीरों में बहुत से लोग किसान नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि विपक्ष के अलावा कमीशन पाने वाले लोग विरोध प्रदर्शन के पीछे हैं। वहीं वीके सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत कर रही है और उनकी मांगों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने की पेशकश कर चुकी है। हालांकि समिति को लेकर किसानों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगली बातचीत 3 दिसंबर को होनी है। किसान संगठन तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। किसानों के प्रतिनिधियों ने इन कानूनों को कृषक समुदाय के हित के खिलाफ करार दिया है। जिनको कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग, जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही है, बाकी लोगों को तकलीफ। विपक्ष का पूरा हाथ है। हाँ, विपक्ष का हाथ है इसमें। देखिए, विपक्ष के साथ उन लोगों का हाथ है जो
तो वहीं भारत के अलग अलग हिस्सों में जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई कनाडाई नेताओं ने टिप्पणी की है। अब इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। भारत ने इस तरह की टिप्पणी को गैर जरूरी करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने कुछ कनाडा के नेताओं के भारत के किसानों के बारे में कमेंट सुने हैं। ऐसे बयान गैर जरूरी हैं, वो भी तब जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मुद्दों से जुड़े हों। साथ ही ये भी जरूरी है कि डिप्लोमेटिक बातचीत को किसी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सिख समुदाय को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने भारत में किसानों के प्रदर्शन पर चर्चा की और कहा कि भारत में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को अब फिर सत्ता में उसकी एक और सहयोगी पार्टी ने चेतावनी दी है। जेजेपी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार को इस मसले पर बड़ा सोचना होगा और किसानों की मांग पर कुछ समाधान निकालना चाहिए। इसके अलावा राज्य की गठबंधन की सरकार ने सहयोगी निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सत्ता से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर जेजेपी धर्म संकट में फंसी हुई है, क्योंकि वो खुद को किसानों की पार्टी बताती है और किसान ही उसके कोर वोट बैंक हैं। ये किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत उन्हें डर है कि उन्हें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और मंडियां भी खत्म हो जाएंगी, जहां से उन्हें फसल पर निश्चित मूल्य मिलता था। तो वहीं भारतीय किसान आंदोलन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार भी उसको लेकर झटका उसको लग चुका है। एक निर्दलीय विधायक ने किसानों पर बीजेपी द्वारा अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सिंह सांगवान ने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। चरखी दादरी में मौजूद सोमवीर ने कहा कि किसानों पर किए गए अत्याचारों के मद्देनजर मैं मौजूदा सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूं। इसी के साथ में आपको बताते चलें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को आज 6 दिन हो चुके हैं, जिसके चलते हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों में आड़ती एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। कृषि के तीनों कानूनों के विरोध में खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के चलते हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने 1 दिसंबर को मंडियों में सांकेतिक हड़ताल की है। अंबाला आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष धूनी चंद ने कहा कि अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान तमाम आड़तियों ने नए कृषि कानूनों को जमकर कोसा। आड़तियों ने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से मंडियों में काम कर रहे आड़ती, मजदूर, मुनीम आदि सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि मंडियों से जुड़े हर व्यक्ति की है। धोनी चंद ने कहा कि अंबाला में 14 मंडियां हैं। इन सभी मंडियों से आड़ती भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। जो सांकेतिक हड़ताल की है हमने, इससे हमारा किसान के साथ संबंध सीधा है। किसान और आड़ती एक ही बात है, क्योंकि इनका जो रिश्ता है किसान का और आड़ती का, ये घर जैसा रिश्ता है। क्योंकि किसान को जब भी कोई जरूरत पड़े पैसे की, चाहे वो शादी ब्याह करना है उसने या कोई भी दुख आ जाए, तो वो फौरन आड़ती के पास आता है और उससे आधी रात को पैसे लेके चला जाता है। तो वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को शाहीन बाग की एक्टिविस्ट बिल्किस दादी का समर्थन मिला है। बिल्किस दादी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए सिंधु बॉर्डर पर पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरी बिल्किस दादी ने कहा कि हम किसानों की बेटियां हैं, हम आज किसानों के प्रोटेस्ट का समर्थन करने जाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। बिल्किस दादी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन में धरने पर बैठकर ध्यान आकर्षित किया था। पिछले साल मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट पास किया था, जिसके बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ था। आपको यह भी बताते चलें कि बिल्किस दादी जैसे ही किसान आंदोलन में पहुंची तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
आपको ये भी बताते चलें कि गुरमती कॉलेज पटियाला डेरा बाबा जगतार सिंह और से श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व को समर्पित प्रकाशित पुस्तक समारोह कराया गया। इसी कार्यक्रम में जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह मुख्य तौर पर शामिल हुए और उनके साथ उचेरी शिक्षा मंत्री पंजाब सरकार श्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा सिंह सहायक प्रोफेसर मंजीत सिंह सबका जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब और केसगढ़ साहिब मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर किसान आंदोलन पर बोलते हुए तृप्त राजेंद्र बाजवा ने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की वाजिब मांगों को मान लेना चाहिए। ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ नहीं। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने रतनलाल कटारिया के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने किसानों के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बड़े शर्म की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा का किसानों के प्रति इस्तेमाल कर रहा है। किसान जो अन्नदाता है, देश का पेट भरता है और शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बहुत ही शर्मनाक है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी का आने वाले समय में और भी बुरी हालत होने वाली है। बीजेपी नेता सत्ता के नशे में बोल रहे हैं, इसलिए ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने किसानों और मजदूरों दोनों के साथ धोखा किया है। आने वाले समय में बीजेपी के नेताओं को किसान और मजदूर गांव में नहीं घुसने देंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों के काले झंडे दिखाने पर भड़कते हुए कहा था कि काले झंडे ही दिखाने थे तो कहीं और मर लेते। इस बयान के बाद लगातार राजनीति भी गर्म है। तो वहीं आपको बता दें कि 4 माह पहले राज्यसभा के सदस्य चुने गए अभय भारद्वाज का मंगलवार को निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें हालत उनकी गंभीर होने के बाद चेन्नई की अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। सुबह उन्हें हृदयघात हुआ जिसके चलते उनका निधन हो गया। कोरोना काल में गुजरात से राज्यसभा के 2 सदस्यों का निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारद्वाज एक प्रतिष्ठित वकील थे और सेवा करने वाले समाज में सबसे आगे थे। ये दुख की बात है कि हमने एक उज्जवल और आनंदमयी शख्स को खो दिया जो राष्ट्र के विकास के बारे में ही सोचते रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके चाहने वालों के साथ हैं। तो वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जननायक जनता पार्टी के बाटड़ा अध्यक्ष विजय सांगवान मंडोला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। जसपा प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जसपा दादरी जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि बाटड़ा हल्का अध्यक्ष विंजा मंडोला की ओर से पिछले कुछ दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधियां की जा रही थी, जिसके चलते पार्टी की छवि खराब हो रही थी और इसी के चलते विजय मंडोला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव जारी हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में धांधली करने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीडीपी नेता रऊफ भट्ट को श्रीनगर में डीडीसी चुनाव के दिन फिर से हिरासत में लिया गया। लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर भारत सरकार ने अतीत में हुई धांधली की याद दिलाई है, जो जम्मू कश्मीर में एक अशांति का एक कारण है। अब कब तक चुनाव आयोग ऐसे कुप्रथाओं की अनदेखी करेगा?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल गुजरात या उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ बाहरी गुंडे यहां नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये जान लें आप संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषणों को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि हम संविधान के मुताबिक चलते हैं, राज्य सरकार कार्यान्वयन करने वाली एक अथॉरिटी है। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर ने औपचारिक तौर पर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ज्वाइन कर ली है। उर्मिला ने पिछले साल लोकसभा चुनावों में हार मिलने के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था। अब वो शिवसेना के साथ अपनी राजनीति की दूसरी पारी खेल रही हैं। उर्मिला ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर उनके और दूसरे पार्टी नेताओं की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता ली। संभावना है कि वो गवर्नर के कोटा की ओर से विधान परिषद में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से बताया यह भी जा रहा है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने गवर्नर बीएस कोश्यारी को उर्मिला सहित 11 लोगों के नाम भेजे हैं। अभी तक गवर्नर ने इनके नाम को अपनी मंजूरी नहीं दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने अपनी पूर्व पार्टी पर करारा हमला किया है। तंवर ने कहा कि कांग्रेस का हाल कैंसर की चौथे स्टेज जैसा है, जिसमें शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और डॉक्टर कभी भी रोगी को मृत घोषित कर देता है। कांग्रेस का अस्तित्व भी ऐसे ही खत्म होने वाला है। अब बचना मुश्किल है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें दुनिया का सबसे कंफ्यूज नेता करार दिया और कहा कि राहुल गांधी को संसद द्वारा हाल में पारित कृषि कानूनों की जानकारी ही नहीं है। सोमवार शाम एक विवाहिक समारोह में शिरकत करने आए तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी दुनिया के सबसे कंफ्यूज नेता हैं, उनको कृषि कानून की जानकारी ही नहीं है। हाल ही में संसद ने जिन कृषि कानूनों को पारित किया है, उन्हें पंजाब की कांग्रेस सरकार को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार सबकी बातें सुनने को तैयार है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे ने सोमवार को महाराष्ट्र के वरोरा स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पारिवारिक मसले पर शीतल आमटे ने आत्महत्या की है। शीतल ने जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर खुद की जान ली है। वरोरा के जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने पर डॉक्टरों ने शीतल आमटे को मृत घोषित कर दिया। शीतल आमंदन की महारोगी सेवा समिति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी और संचालिका थी और पिछले कई सालों से अपने पति और परिवार के साथ मिलकर संस्था में आने वाले कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रही थी। हाल ही में शीतल आमटे ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए महामारी सेवा समिति में घोटाले की बात कही थी। इस पोस्ट को 2 घंटे बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था। आमटे परिवार ने बाद में शीतल के आरोपों को नकारते हुए कहा था कि शीतल डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस में है और महारोगी सेवा समिति बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसान आंदोलन को लेकर आज देश में हर कोई अपनी बात कह रहा है। कुछ लोग जहां इस किसान आंदोलन के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी एक ट्वीट किया था, जिस पर अब विवाद हो रहा है। इस ट्वीट में लुधियाना के गांव बहादुरगढ़ जनिया की रहने वाली किसान दादी ने कंगना रनौत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर ने कहा कि उनकी गांव में करीब 13 एकड़ जमीन है। उनके खेतों में 10 मजदूर काम करते हैं। वो खुद पिछले लंबे समय से किसानों के प्रदर्शन में संघर्ष कर रही हैं और आगे भी इसी तरीके से संघर्ष करती रहेंगी। लेकिन 100 रुपए में प्रदर्शन करने वाली बात लिखकर कंगना रनौत ने किसानों का अपमान किया है, जिसकी सजा कंगना रनौत को मिलनी चाहिए। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुआं, हम जाएंगे वहाँ 1 बजे के करीब निकलेंगे यहाँ से, उनके घर मिलने जाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी, हम किसानों के साथ हैं। तो इस बात की तो आवाज़ पहले से उठा रहे हैं हम, हमारी सरकार सुने।
तो वहीं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पटियाला में मंगलवार को नौजवान पार्टी की ओर से रोष प्रदर्शन करते हुए पुतला जलाया गया। दरअसल कंगना की ओर से किसानों के प्रदर्शन में शामिल एक महिला का मजाक उड़ाया गया था, जिससे नाराज होकर नौजवान संगठन की ओर से उनका पुतला फूंका गया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि किसान संघर्ष में महिला उनके साथ है, लेकिन कंगना की ओर से विधवा महिला का जो मजाक उड़ाया गया है वो इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਓਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ। तो वहीं पटियाला में बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से अपनी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास की तरफ से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और अध्यापकों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें कई अध्यापक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं अध्यापकों का आरोप है कि पुलिस के साथ कुछ बिना वर्दी के लोग भी थे और इसी के साथ यहां पर पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से बात कही, उन्होंने कहा कि उनकी वर्दी फाड़ी गई। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ये भी दावा किया गया है कि जो वहां पर महिलाएं मौजूद थी उनके साथ पुलिस कर्मियों ने भद्रता की है। होशियारपुर के दशोहा अधीन आते गांव कोलपुर में एक परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल 14 सितंबर को जोगिंदर सिंह और महेंद्र सिंह, दो भाइयों पर आपसी कहासुनी के बाद जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया था। इस हमले का आरोप गांव के ही सुखविंदर सिंह पर लगा। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि हमला तेजधार हथियारों से किया गया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि गांव में ही पंचायत की 2 एकड़ जमीन के ठेके को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं गांव के सरपंच राम सिंह ने भी इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दसुआ थाना में मौजूदा मामले की जांच कर रही जांच अधिकारी एएसआई तरसेम सिंह का कहना है कि उनके पास शिकायत आई है और जो भी आरोपी हैं अस्पताल में दाखिल हैं। मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। 60 मिनट 60 खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का। तरनतारण में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव शोरम चल रही अंग्रेजी शराब की ब्रांच से 181 बोतल शराब पकड़ी है। इसके साथ ही पुलिस ने शराब के ठेके पर कार्रवाई करते हुए उसे सील भी कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार यह अभियान चल रहा है और साथ में जिन लोगों के पास ये जानकारी मिलती है उसी के साथ में पुलिस कार्रवाई करते हुए उस तमाम शराब को पकड़ती है और उसके साथ ही पकड़े गए लोगों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। मामला तो मुखबर ने खास ने सलाह दी है तो उस वे टीम तैयार करके जी पिंड सिरों तो पिंड कलोनियां दी सिरों दी है उत्थे जाके रेड किया तो नजायज़ जी ब्रांच खुली तो जो मेन दोषी पुलिस नूं वेख के मौके तो भज गए ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੀ ਫੜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ? ਸ਼ਰਾਬ 181 ਬੋਤਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ 104 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਮਿਲੀਲੀਟਰ? ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬਣੀ ਜੀ 2,29,350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थरियाब थाना क्षेत्र के मुराब गांव के पास बारातियों से भरी बस पुलिया में धंस गई, जिससे आधी बस पुल के ऊपर और आधी बस क्षतिग्रस्त पुल में लटकी हुई मिली, जो ग्रामीणों के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहा। ये बारात सकूलपुर से मलीपुर मुराब जा रही थी और इस घटना में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बारातियों को चोट आई है, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया। इस घटना में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बारातियों को चोट लगी है, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से पास के एक अस्पताल में भिजवाया गया। बाकी बारातियों को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया है। वहीं फतेहपुर के डीएसपी ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी, ग्रामीणों ने खुद ही घायलों को अस्पताल भिजवाया था। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि जिला कुल्लू में फैल रही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जहां बसों में 50% सवारियां सुनिश्चित की गई हैं, वहीं निजी बस ऑपरेटर भी अब सरकार से टेस्ट में छूट की मांग कर रहे हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में निजी बस ऑपरेटर संघ के सदस्यों की ओर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को इस बात को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष रजत जम्वाल समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपते हुए रजत जम्वाल ने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया कि पड़ोसी राज्यों ने भी निजी बस ऑपरेटर संघ को कोरोना से लड़ने के लिए कई राहतें दी हैं, जिसमें मार्च 2020-21 तक का टोकन और एसआरटी टैक्स माफ किया गया है। जिला कुल्लू में अभी तक हालात सुधरे नहीं हैं और यहां पर भी अभी तक कोरोना काल के दौरान हुए नुकसान के निजी बस ऑपरेटर उभर नहीं पाए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना की जयंतीपुर चौकी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब चौकी से चंद कदम की दूरी पर एक पति ने अपने परिवार के साथ गर्भवती महिला की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर इस मारपीट से घायल पीड़िता ने इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ने पति और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करा लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम नसरीन जहां। मेरे साथ में ये हुआ कि मेरे पति ने मुझे बगैर बताए दूसरी शादी कर ली, तो उस बच्ची मैंने शादी पे मैंने विरोध करा कि मेरे बच्चों को, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मेरे देवर जेठ है, मेरे पति, मेरे सास ससुर मुझे ऊपर से खींच कर लाकर बुरी तरीके से सड़क पर मार पीट रहे थे मुझे। ये जयंतीपुर पुलिस चौकी के ये थाना मझौला के जयंतीपुर का पति पत्नी का एक विवाद चल रहा है, जिसके मद्देनज़र ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो घटनाक्रम सामने आया है। इस घटनाक्रम में पति पत्नी के बीच में पूर्व में भी न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है, जिसमें भरण पोषण उसको दिया जा रहा है पति द्वारा पत्नी को। इनके जो आपसी विवाद के चलते यह घर में घुसने को लेके कुछ विवाद हुआ था, जिसके संबंध में मुकदमा भी थाना मझौला में भी पंजीकृत कराया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और
इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते बाकी खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर मऊ रानीपुर तहसील परिसर में छेड़खानी की शिकायत करने पर युवक ने महिला की पिटाई कर दी। वहीं पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। दरअसल महिला का आरोप है कि युवक ने मंगलवार की दोपहर को मऊ रानीपुर तहसील परिसर में महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। और वहीं इसी के साथ में शिकायत देने के बाद युवक ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ में आपको बता दें कि गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजन्मे बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने अस्पताल का मेन गेट बंद कर डॉक्टर के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि जब बच्चा हुआ था तब तो ठीक था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल की सीनियर स्टाफ से बात की है और उन्होंने जांच की बात कही है। जिला कुल्लू की गड़सा घाटी में चल रहे पार्वती परियोजना चरण 2 का कार्य समापन की ओर है। परियोजना प्रबंधन के अनुसार होरल्ला नाले का पानी अब पावर हाउस तक पहुंचा दिया गया है और जल्द ही यहां पर भी बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर NHPC के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक राजेश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने परियोजना प्रबंधन की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। राजेश शर्मा ने इस दौरान अधिकारियों से परियोजना के प्रति कार्य का भी जायजा लिया। पार्वती परियोजना चरण 2 के अधिकारियों ने कार्यपालक निदेशक को अवगत कराया कि सुरंग के माध्यम से पानी पावर हाउस तक पहुंचाया गया है और इस पानी से भी बिजली का उत्पादन किया जाएगा ताकि परियोजना के बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की जा सके। ये जो डाइवर्जन आपने हुरला का किया है आज, तो इससे तो अभी तक हम जो प्रोजेक्ट में जीवा नाला से जनरेशन कर रहे थे, अब उससे ये जनरेशन और बढ़ जाएगा। साल में करीबन 100 मिलियन यूनिट का एडिशन होगा और इसका उत्तरोत्तर जो है हमारे को पार्वती 3 में भी फ़ायदा होगा और यही डिस्चार्ज लारजी में भी जाएगा। तो जो है हमारे को इस तरह से जितनी भी हमारी डाउन स्ट्रीम में जो परियोजना उन सब में फ़ायदा होगा। और ये काम बहुत मुश्किल था और बहुत टफ साइट आई है। अभी ये काम पूरा हुआ है और इसके साथ ही हम बहुत निकट भविष्य में ही 2 नाले और जोड़ने वाले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा मार्च 2022 का शेड्यूल है परियोजना को शुरुआत करने का फुल कैपेसिटी पे, वो भी जो है हम अचीव करेंगे। सर 2 नाले कौन है सर? वो ये मनिहार और पंचा है, जिसमें अभी हमारा मनिहार लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन हमारी पंचा में टनल थोड़ी बाकी है, उसको भी पूरे जोशो खरोश के साथ एक्सकेवेशन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगला सीज़न आने के टाइम से पहले। हरियाणा के फतेहाबाद में आज किसानों के समर्थन में और कृषि बिल के विरोध में अनाज मंडी के व्यापारियों के द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई। अनाज मंडी में टेंट लगाकर व्यापारी धरने पर बैठे और नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना था कि वो किसानों के साथ है और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है, व्यापार और किसान लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। आज का हमारा जो धरना है वो 3 कृषि बिल जो सरकार ने तानाशाही रवैया अपना के कोरोना काल में जानबूझकर जो लागू किए गए, अध्यादेश किए गए,
हम उन तमाम 3 कृषि बिलों का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और दिल्ली में जो किसान डटे हुए हैं उनका पुरजोर समर्थन करते हैं और साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि वो फौरन किसानों से बात करे। इतनी ठंडी सर्द रातों में वह सड़कों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी है और सरकार को चाहिए कि वह फौरन किसानों से जो है वो बातें करे। हम किसानों के समर्थन में आज हमारी सांकेतिक हड़ताल है, क्योंकि हमारा टोटल का टोटल व्यवसाय जो है वो किसानों पर निर्भर है और किसान हम पर निर्भर है। तो इसलिए हमारा आज का जो धरना है वो पूर्ण रूप से हम किसानों के समर्थन में साथ खड़े हैं और तन मन धन के साथ खड़े हैं। जैसे भी जो किसानों का हमें आदेश होगा, अगर वो ये कहेंगे कि हम अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद करें तो हम पूर्ण रूप से अनिश्चित काल मंडियां भी बंद करें। तो आज आपका एक दिन की धरना है? आज हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना है। तो हम बिल्कुल आंदोलन किसानों के साथ डटे रहेंगे और पूर्ण रूप से डटे रहेंगे और इस सरकार का विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें सड़कें रोकनी पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े। हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। आप किसानों के समर्थन में दिल्ली भी जाएंगे? बिल्कुल, हम दिल्ली जाएंगे, हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आज आपकी बंद है? हमारी पूर्ण रूप से मंडी का जो है वो। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर भदे सिंह थाना अंतर्गत धरोल गांव में एक शराब की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन की हत्या की गई। मिली जानकारी के मुताबिक सेल्समैन शराब की दुकान के बाहर सो रहा था जब अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब की दुकान को लूटने के उद्देश्य से या फिर कोई आपसी रंजिश के चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जनपद के नांगल सोती थाना क्षेत्र के गढ़वाल गांव में घर में सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति सुरेश सैनी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा कि अज्ञात बदमाशों के द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। घर वालों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक हत्या किसने की और क्यों की है, इनके कारणों का पता नहीं चल सका है। गढ़वाल गांव में सुरेश सैनी नाम के एक व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के लगभग थी, भोर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर के कनपट्टी में गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। घटनास्थल निरीक्षण एवं उनके परिजनों से बातचीत करने में अभी कोई स्पष्ट मोटिव ज्ञात नहीं हुआ है। 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है अज्ञात में। टीमें लगा दी गई हैं, स्वाट टीम, क्षेत्राधिकारी, एसपी क्राइम। काशीपुर का अली खां मोहल्ले से वन विभाग की टीम को लावारिस पड़े बहुकीमती सागौन की लकड़ी के 10 गिल्टे बरामद किए हैं। दरअसल मौसम परिवर्तन के बाद से लगातार जंगलों से बहुकीमती पेड़ चोरी होने के मामले सामने आ रहे थे। लकड़ी माफिया लगातार लकड़ियों को चुराकर अवैध रूप से काला कारोबार कर रहे थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने काशीपुर अली खां मोहल्ले से सागौन के 10 गिल्टे बरामद किए हैं। उत्तराखंड के दिनेशपुर के मोतीपुर नंबर 2 गांव के आबादी के बीच कई सालों से संचालित पापड़ फैक्ट्री हो रही है, जिसमें मशीनों का प्रयोग होता है, जिसके कारण ज्यादा आवाज और हाइवेंसन होने के कारण आसपास के लगे लोग सो नहीं पाते। इतना ही नहीं, आवाज इतनी तेज होती है कि मशीन चलने से कई घरों की दीवारों पर दरार तक आ चुकी है। वहीं पीड़ित नारायण हल्लंदार अपनी समस्याओं को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई उनकी शिकायत पर नहीं हुई है और साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर पीड़ित को आश्वासन दिया कि जल्द ही फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी।
जब मशीन चलाना स्टार्ट किया तो लगातार बहुत भयंकर वाइब्रेट होने लगा, तो हम लोग सो नहीं पाते थे। मेरी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो गया। मैं कई बार थाने में जाके रात को 2-2 बजे भी थाने में गया और थाने में जाके एप्लीकेशन दिया, उसकी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 17 में जाके मैंने नगर पंचायत को एप्लीकेशन अवगत कराया कि भाई मैं बहुत मुसीबत में, मेरी रक्षा करो। ये मैटर संज्ञान में आया था। गाँव वालों की शिकायत प्राप्त होने पर उसको क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी जो हमारे काशीपुर में बैठते हैं, उनको मामला जांच के लिए संदर्भित किया गया है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इसमें निरीक्षण किया जाना भी संज्ञान में आया है। अभी उनके द्वारा परीक्षण के बाद क्या इसमें कार्रवाई की जानी है, क्या उनके स्तर से की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के रुड़की के रहमतपुर क्षेत्र में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल भूमाफिया ने अवैध तरीके से कॉलोनी काटी हुई है। वहीं रुड़की के तहसीलदार नंदन कुमार ने बताया कि कॉलोनी मालिक को अब नोटिस भेजा जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर किसकी अनुमति से उन्होंने नदी के किनारे कॉलोनी काटी है। अगर उन्हें इस बात का जवाब नहीं मिलता तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीमांत नीति घाटी में दुर्लभ प्रजाति याक किसी समय पर हजारों की संख्या में पाए जाते थे। 1962 से पहले ये दुर्लभ प्रजाति के याक माल वाहक का काम करते थे। याक से स्थानीय ग्रामीण इसमें सामान इत्यादि रखकर याक से तिब्बत बॉर्डर तक सामान ले जाते थे और वहां का सामान यहां पर लेकर आते थे। उस समय पर याक से स्थानीय ग्रामीणों का रोजगार भी चलता था, लेकिन व्यापार खत्म होने से धीरे धीरे याकों का प्रचलन भी खत्म हो चुका है। अब मात्र कुछ ही याक देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि शीतकाल में ये दुर्लभ प्रजाति के जानवर सूखी के जंगलों में रहते हैं और ग्रीष्म काल के दौरान द्रोणागिरी के जंगलों में रहते हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक दुर्लभ प्रजाति याक का बड़ा ही महत्व था। अब स्थानीय ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इस दुर्लभ प्रजाति के जानवरों को कोई नुकसान ना हो, इनकी देखरेख समय समय पर हो और इनके रहने के लिए बाड़े का इंतजाम किया जाना चाहिए। उसे हम सामान चाइना को हम सामान पहुंचाते थे और सामान लाने का काम हम वहां से करते थे। आज जिस तरह से देखा गया कि याकों को खुले में याक इधर उधर विचरण कर रहे हैं, अभी द्रोणागिरी में देखे जाते हैं, सूकी में देखे गए, और जब हमारे जो सीमांत घाटी के लोग जो अनुसूचित जनजाति के लोग जब पलायन करते हैं तो ये गाँवों में भी इनका भी दृश्य देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इन याकों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इनका कुछ फायदा मिले। परंतु हमारी सोच ये है कि इन याकों को इनके लिए बाड़ा की आवश्यकता है, इनके लिए हट्स की आवश्यकता है। कभी भी अवलांच आने का खतरा रहता है हिमालय क्षेत्रों में, बर्फबारी होने से कई याकों की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। परंतु हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि सीमांत घाटी में जब याक हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, या जम्मू कश्मीर की बात करूँ मैं, या हमारे दिसंबर के पहले ही दिन ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मंगल में शुरुआत के साथ रात में पारा 0.2 डिग्री चढ़ा। सर्दी में हल्का ब्रेक लगने के बाद मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक ये उतार चढ़ाव पूरे महीने भर बना रहेगा। आखिरी सप्ताह या नववर्ष के प्रथम सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर ने मंगलवार की सुबह न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 4 दिनों तक लगातार गिरावट के बाद पारा चढ़ा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रवाना होने वाली यात्री ट्रेनों की गति बढ़ा दी गई है, जिसका फायदा यात्रियों को मिलने वाला है। गति बढ़ने के बाद अब ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चलेंगी और इसी के साथ दोनों ही साइड में, यानी कि या तो देखें कि रेलवे विभाग को और साथ में यात्रियों को इसका फायदा मिलने वाला है। ट्रेनों की गति बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने सफर का समय कम करने के लिए ये कदम उठाया है। 1 दिसंबर से रेलवे ने अपना नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। इसमें जबलपुर मंडल से चलने वाली ट्रेनों के सफर के समय में कटौती की गई है। इसके लिए ट्रेनें समय पर चलें और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि कई समय जो ट्रेनें हैं उनके समय में कटौती की गई है।
मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1383 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 2,06,128 तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एक स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 10 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच दुकानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कैंटोनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ कैंटोनमेंट जोन के बाहर के बाजारों को संचालित करने की अनुमति है। जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों से सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी ने सोमवार को एक बार फिर से दावा किया है कि शोध के ताजा आंकड़ों में उसकी वैक्सीन 94% से ज्यादा कारगर निकली है। इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। कंपनी जल्द ही अमेरिका और यूरोप में अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगने जा रही है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन सभी तरह के वर्गों और समूह के लोगों में प्रभावी रहेगी। कई गंभीर मामलों में ये 100% तक कारगर रहेगी। अमेरिका में भारतीय मूल के अजीत पई ने फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको चेयरमैन नियुक्त किया था। पई ने कहा कि वो 20 जनवरी को पद छोड़ देंगे। इसी दिन जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालेंगे। अजीत पई ने सोमवार को अपने इस्तीफे की योजना का ऐलान किया है। वो ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल के वरिष्ठ अधिकारियों में एक हैं। पई ने ट्रंप के साथ मिलकर हुआवो और जेट-डी जैसी चीनी कंपनियों की दूरसंचार उपकरणों के अमेरिका में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम किया था। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में एक और भारतीय नाम जुड़ चुका है। बाइडेन और अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी माजू वर्गीय को शपथ ग्रहण समारोह में होने वाले उत्सवों का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। भारतीय अमेरिकी माजू वर्गीय ऐसे 5वें भारतीय हैं जिन्हें बाइडेन और कमला ने प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पहले सोमवार को बाइडेन ने औपचारिक रूप से नीरा टंडन को कार्यालय के प्रबंधन और बजट के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। इससे पूरी दुनिया भारत का मान बढ़ा है और साथ में वर्गीय ने बाइडेन के चुनावी कैंपेन में महत्वपूर्ण और सफल भूमिका निभाई थी। चुनाव के दौरान जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार भी रह चुके हैं। आपको ये भी बता चुके हैं कि इसको लेकर उनका एक बड़ा नाम देखा जा रहा है, जिसकी भारत को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग छवि के रूप में देखी जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दी है। गुतरेस ने सोमवार को फोन से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और उनकी जीत पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बधाई दी। फोन पर हुई इस बातचीत में बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए गुतरेस द्वारा दी गई बधाई पर धन्यवाद दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कोरोना, जलवायु परिवर्तन, शांति और सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटरों ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट ऑफिस में निदेशक नामित किए जाने का विरोध किया है। नीरा टंडन पर रिपब्लिकन पार्टी के कई सदस्यों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आपको बता दें कि ओएमबी का काम बजट प्रबंधन और नियामक उद्देश्यों की पूर्ति में राष्ट्रपति को सहायता पहुंचाने का है। सीनेट द्वारा अगर नीरा के नामांकन की पुष्टि कर दी जाती है तो वो इस पद का पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला होंगी।
कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग का गाना काफी सुपरहिट हुआ था। अब हाल ही में बैंग बैंग गाने का रीमेकिंग वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस वीडियो में कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन डांस की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋतिक रोशन बीच में स्टेप भूल जाते हैं, जिसके बाद वो दोबारा शूट शुरू कर देते हैं। कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन के इस वीडियो को उनके फैन क्लब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। दोनों के इस वीडियो को अब तक 44,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि कैटरीना कैफ और ऋतिक के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और सिंगर आदित्य नारायण अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तिलक और शादी से जुड़े बाकी फंक्शन के बाद आदित्य नारायण बारात लेकर अपनी दुल्हनिया यानी श्वेता अग्रवाल से शादी करने जा रहे हैं। उनकी बारात से जुड़ी कुछ फोटो और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर फैंस के खूब ध्यान खींच रही हैं। खास बात यह है कि बारात में आदित्य नारायण अपनी मम्मी और पापा उदित नारायण के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बारात से जुड़े इस वीडियो को बॉलीवुड गॉसिप में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। आदित्य नारायण शेरवानी पहने दूल्हे के लुक में काफी जबरदस्त लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी मम्मी पिंक साड़ी में तो पापा उदित नारायण पिंक कलर की शेरवानी में नजर आ रहे हैं। बारात में परिवार की खुशी वाकई देखने लायक है। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने क्रिकेट खेलते बच्चे के कई वीडियोस देखे होंगे। किसी ने सचिन तेंदुलकर के अंदाज में शॉट मारा तो किसी ने बुमराह की तरह गेंदबाजी की, लेकिन एक 7 साल के बच्चे ने शानदार गेंदबाजी की। पिच पर गेंद नाचकर उन्होंने बोल्ड मारा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा नेट्स पर बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा है और वो रन लेते हुए आता है और बाहर की तरफ गेंद डालता है। बॉल टिप्पा खाकर सीधे स्टंप पर लग जाती है। बच्चे का नाम मदद अब्बास बताया जा रहा है। इस वीडियो को मदद अब्बास लेग स्पिनर नाम के पेज ने शेयर किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के नगला धुरा गांव में किसान के बेटे अविनाश यादव ने जिले का नाम रोशन किया है। अविनाश यादव नेवी सेना में सब लेफ्टिनेंट बनकर उन्होंने जिले का नाम रोशन किया है। अविनाश यादव का लोगों ने उनका माल्यार्पण करके मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया और पैतृक गांव तक रोड शो किया। इस दौरान उनका जगह जगह पर लोगों ने रोककर उन्हें सम्मानित किया। इससे पूर्व मैनपुरी में अपने चचेरे भाई राजेश यादव के घर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और इसी के साथ में आपको बता दें कि युवाओं को संदेश भी दिया। युवा भी अविनाश को देखने के बाद खासा उत्साहित नजर आए और उन्होंने भी अविनाश की तरह ही पढ़कर और मेहनत करके अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करने की बात कही है। सही पहचान तो यह है कि ये जिद्दी शुरुआत से है। अगर पढ़ने के लिए लग गया तो पढ़ता ही रहता है, अगर रोने के लिए लग गया तो रोता ही रहता है। मतलब जिस काम की इसने जिद ठान ली उस काम को उसने जो है मुकाम तक पहुंचाया। अच्छा, 2 भतीजे आपके हुए, पिछली साल एक हुआ था। हाँ। एक इस बार हुआ। हाँ। इन दोनों में आप ये बताइए होशियार कौन था? हम आज दिन तक तय नहीं कर पाए होशियार कौन है। कोई किसी सब्जेक्ट में होशियार है तो कोई किसी सब्जेक्ट में होशियार है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अब वो एक बात बताओ, जिस परिवार से 2 लड़के जो है देश की सेवा में ऑफिसर बन के जा रहे हैं और मेरे परिवार के लिए इससे ज़्यादा और गौरवान्वित। मैं एक नॉर्मल से गांव का इंसान हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग की जो मैंने पढ़ाई की है वो यहीं से की है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक सिया कला करके गांव है, वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था। तो वहाँ पे काफ़ी दूर था और मैं छोटा था तो जाने में मुझे दिक्कत होती। तो मेरे पेरेंट्स ने देखा, मतलब मेरे अंकल जी है
उन्होंने बेसिकली देखा कि हाँ इसे काफ़ी दिक्कत होती है, छोटा है और इतना दूर तक पढ़ाई नहीं सही से हो पा रही, तो उन्होंने सुना था कि रेजिडेंशियल स्कूल करके होता है कुछ, वहाँ अगर बच्चों को कर दो तो पूरा पढ़ाई कराते हैं और सही से अच्छा भी रिजल्ट आता है। तो मेरे अंकल ने मुझे एक मैनपुरी में रेजिडेंशियल स्कूल का आदर्श राष्ट्रीय करके वहाँ पे डाल दिया। मेरे पेरेंट्स तो इस बात के अगेंस्ट थे क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका लड़का उससे दूर रहे, पर मेरे अंकल नहीं माने और मुझे वहाँ पे उन्होंने कर दिया। तो फिर मैं वहाँ पे पढ़ा, 5th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर वहाँ पे क्या होता था, एक सैनिक स्कूल करके होता था, बताया गया जाता था कि सैनिक स्कूल होता है, वहाँ अगर जाओगे तो नौकरी लग जाएगी, ऐसा सुना था। तो गाँव का आदमी था तो नौकरी सबको पसंद है सरकारी, इसलिए ठीक है ट्राई करते। तो मैंने उसमें फॉर्म डाला, एग्ज़ाम दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। फिर वहाँ से मैं सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो गया, मैं पहुँचा वहाँ, सैनिक स्कूल ज्वाइन किया। 6 to 12th में वहाँ पर पढ़ाई की अपनी मैंने। फिर क्या होता है, जब सैनिक स्कूल में मैं पहुँचा तो मतलब एक ऐसा होता है, अभी जैसे आप गांव से हो, बाहर निकलोगे तो आपका सोचने का नज़रिया और सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो वहाँ जाके मेरे को और कुछ चीज़ें पता चली, जैसे मेरे को एनडीए के बारे में पता चला कि एनडीए एक ऐसी अकेडमी है जहाँ पे अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हो। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक तुम क्लास 1 ऑफिसर बनोगे, अच्छी सैलरी वगैरह होती है, सब कुछ, देश की रक्षा करने का चांस मिलता है। तो फिर मैंने वहाँ से मन बनाया, मैंने कहा मुझे एनडीए होना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो बहुत ही नॉर्मल था, मेरे पापा के पास इतना पैसे वैसे नहीं थे। तो फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई इस तरीके से स्टार्ट की और सैनिक स्कूल ने मेरे को अच्छा गाइडेंस दिया, मतलब जो एक ऑफिसर में होना चाहिए था वैसा ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला। और फिर मैं 12th कंप्लीट किया। 12th जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी एक एग्ज़ाम होता है इसका, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, वो फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। 5 दिन के इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें टेस्ट होती हैं, 15 क्वालिटीज़ होती हैं, बेसिक क्वालिटीज़ जो एक ऑफिसर में चाहिए होती हैं। तो 15 क्वालिटीज़ के ऊपर एक कैंडिडेट को जज करते हैं कि हाँ कैंडिडेट में है या वो है। तो फिर ये सब चीज़ चेक हुई, मैं रिकमेंड हो गया वहाँ से। फिर वहाँ से रिकमेंड जैसे हुआ, फिर आगे मैं क्या बोलते हैं, मेरा मेडिकल वगैरह हुआ, मेडिकल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर एक मेरिट बनती है, ऑल इंडिया लिस्ट मेरिट लिस्ट आती है, उसमें मेरा नंबर आ गया। फिर मैंने ज्वाइन किया इंडियन नेवल अकेडमी, जो कि नेवी का वो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें क्या होता है, बीटेक का आपको करवाते हैं, यहाँ पे आपको बीटेक करवाते हैं 4 साल तक, साथ में ही आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है एज ए नेवल ऑफिसर। तो मेरी बीटेक कंप्लीट हुई अभी 28 नवंबर 2020 को। जैसे ही मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ मुझे ग्रेजुएशन मिली और वैसे ही मेरे को प्रमोट कर दिया गया, आई गॉट प्रमोटेड टू सब लेफ्टिनेंट। इस प्रकार मेरी मतलब पढ़ाई और सब कुछ। शिक्षा का श्रेय किसको? शिक्षा का श्रेय तो मेरे चाचा जी को जाता है, क्योंकि देखो मेरे पेरेंट्स तो अलाउ नहीं इतना कर रहे थे और मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे भी नहीं। मेरे चाचा जी पढ़े हैं, एमए किए हैं, एलएलबी किए, लेकिन उन्होंने कोई जॉब नहीं की, पर उन्होंने हम लोगों को पूरा सपोर्ट किया कि हम कैसे भी आगे बढ़ सकें। तो जब भी मुझे ज़रूरत हुई, जैसे मैं कहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र में पढ़ रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए कुछ, तो मैंने अपने चाचा को बताया मुझे ये ज़रूरत है, मुझे चाहिए, मुझे यहाँ ट्यूशन जाना है, मतलब मुझे ये क्लास लेनी है। तो मतलब मैंने जो भी कहा मेरे चाचा ने कभी मुझे माना नहीं है। बोला पढ़ाई के लिए जो कुछ भी कर, बस पढ़ाई के लिए जो मांगेगा सब दूंगा। तो इस तरीके से मेरे चाचा ने मतलब पूरा सपोर्ट मेरे चाचा का ही है यहाँ पे। गाँव के लिए एक ही संदेश है, ज़्यादातर मैं जिस मतलब मैं बैठता हूँ किसी बूढ़े बुजुर्गों में जैसे बैठता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ सबको यही बोलता हूँ, देखिए आप जैसे हैं, आपने अपने बच्चे के लिए बचाया, अगर आपने कितना भी बचा के कोशिश की है, किसान कितना बचा सकता है, 5-6 लाख बचा के रख सकता है अपने लड़के के लिए। 5-6 लाख कितने दिन तक वो चलाएगा? ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 साल तक वो चलाएगा, फिर वो खत्म हो। फिर क्या करेगा वो? अगर आपने उसको 5-6 लाख बचाने की बजाय शिक्षा दिला दी 5-6 लाख की, तो वो ज़िंदगी भर खाएगा, क्योंकि उसके पास शिक्षा है। शिक्षा से ज़िंदगी भर खाएगा और अपने बाप को नाम याद रखेगा, हाँ मेरे बाप ने मेरे को पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाएगा तो वही लड़का उसी बाप को गाली देगा कि मेरे को पढ़ाया। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पैसा बचा के रखने से अच्छा है कि बच्चे में लगाएं, ताकि वो भविष्य में। 60 मिनट 60 खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।